जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग केमिस्ट्री का अनसॉल्व कर ही रहे हैं। उसमें दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री का अनसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अग्रवाल का अनसॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग दोस्तों सेट 2 GI करेंगे। इसकी प्रीवियस के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने सेट 1 को कंप्लीटली खत्म किया है। दोस्तों हर वीडियो की तरह हमने इस वीडियो में आपको वही चीज कहेंगे कि आप लोग कोई भी अनसॉल्व से अध्ययन कर रहे हो, चाहे राजीव हो, चाहे एचएम हो, चाहे एक्स हो, चाहे अरिहंत हो, किसी का भी हो, आपको केवल GI सेट को देखना है। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको देखिए सेट 2 है आज GI। सेट 2 GI में आपसे बस ये कह रहा है कि एक का तो आप लिखोगे उत्तर एक का क्या लिखोगे? उत्तर एक का एक के का में कह रहा है घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरी हो तथा कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने जब आपको सिलेबस पढ़ाया था तब पढ़ाया था घन किसे कहते हैं? जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, और भुजा को ABC से लिखते हैं और कोण को अल्फा बीटा गामा से लिखते हैं। तो पढ़ाया था हम लोगों ने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, A बराबर B बराबर C। ठीक, चाहे कोर की लंबाई हो, चाहे अच्छी दूरियां हो, तीनों बराबर होते हैं घन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, एक का खा में क्या कह रहा है? तो उत्तर एक का खा, उत्तर एक का खा। एक के खा में कह रहा है 400 ml। कितना? 400 ml यानी मिलीलीटर बिलियन में 9 ग्राम NaOH घुला है। तो बिलियन की मोलरता मोल लीटर इनवर्स में है। तो 400 ml यानी कुल बिलियन, कुल द्रव्यमान क्या है हमारे पास? 450 है, 400 नहीं 450 इंटू मिलीलीटर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 की घात मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो -3। ठीक, लीटर हो गया ये। और 9 ग्राम NaOH घुला है। तो सबसे पहले NaOH का हम लोग भार निकाल लेते हैं। NaOH का भार Na का कितना होता है? भार को यम से लिखो। Na का कितना होता है? 23 प्लस O का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो ये हो गया 24 और 16 40। तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया? 40। ठीक, अब हम लोग को मोलरता ज्ञात करना है, मोलरता का। हाँ, तो मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या। हाँ, तो विलेय का एक मोल लिखा देंगे हम लोग। बस मोलों की संख्या तो हम लोग 1 मोल से लिख दे रहे, बटे बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन वो भी किसमें? लीटर में। हाँ, किसमें? लीटर में। मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है जानते हो? जो भी आपके पास भार दिया जाएगा, जैसे 9 ग्राम दिया गया है, भार बटे अणुभार कितना है आपके पास? 40 बटे बिलियन का आयतन आपके पास कितना है? 450 इंटू 10 की घात -3। तो ये हो गया 9 बटे 40। ये इसी के गुणांक पहुंच जाएगा, इंटू हो जाएगा 450 इंटू 10 की घात -3। ये ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9000 बटे 120। तो ये हो गया 1020। 5 को 20 बचा 2, 4 को 16, 2 18। ठीक, तो ये जगह 9000 और ये 18000। 3 0 से 3 0 ये कैंसिल। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 1 बटे और ये आ जाएगा बराबर 0.5। ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। ठीक, क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का गा। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखी है। शून्य कोटि तो आप लोग जानते हो, 1 का गा, उत्तर 1 का गा। तो शून्य कोटि की वेग स्थिरांक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसके बाद गाटरमान काक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। तो गाटरमान काक अभिक्रिया तो कई बार पढ़ा है आपको। ये बेंजील्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजील्डिहाइड। तो 1 के घा में आपका कौन सा सही है? दूसरा सही है, बेंजील्डिहाइड।
बेंजल्डिहाइड। और इसके बाद एक इंगिया में कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, तो कार्बिल एमीन तो NH2 का होना एमीन कहलाता ही है, तो थर्ड नंबर आपका ये अभिक्रिया नहीं देती है, थर्ड नंबर इसका CH3NH, इसके बाद CH3, ठीक, ये अभिक्रिया नहीं देती है। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा DNA क्षारक नहीं होता है? 4 नंबर देखो, एक कच्चा में DNA क्षारक नहीं होता है, तो ATGC ये DNA क्षारक है, DNA क्षारक है, ठीक है। और AUGC ये RNA क्षारक है, यानी T और U ये दोनों से निर्धारित होता है कि DNA और RNA का। तो यूरेसिल आपके पास कौन सा है? ऑप्शन से हो जाएगा तीसरा, यूरेसिल जो है ये DNA क्षारक नहीं है, ठीक है, DNA क्षारक नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा का तो उत्तर आप लिखोगे, उत्तर दूसरे का में आपसे ये कह रहा है, देखो दूसरे का में कह रहा है कि यक्स किरणें विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 कितना है 3.608 सेंटीमीटर कोष्ठिका के कोर के साथ FCC कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात कीजिए कि तांबे का परमाणु द्रव्यमान परिकलित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान यानी यम पूछा गया है। सबसे पहले क्या क्या मान हमारे पास दिया गया है, देखो यह कह रहा है कोर की लंबाई, तो ए बराबर आपके पास मान क्या दिया गया है 608 इंटू 10 की घात -8 सेंटीमीटर। और घनत्व को लिखते हैं हम लोग रो से, सिग्मा से, चाहे जिससे लिखो, सिग्मा बराबर 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद इन्होंने क्या पूछा, यम, तो यम बराबर क्वेश्चन मार्क। और एक चीज ध्यान रखना, Na तो हमें चाहिए जो कि अवोगाद्रो संख्या है, इसका मान तो आपको पता ही है कि 6.023 या 22 ले लो 10⁻23 है मोल इनवर्स, ये तो होता ही है। और इसके बाद हमें और कुछ तो चाहिए भी नहीं। देखो एक चीज का और FCC है, FCC में आपको पता है FCC मतलब Z का परमाणु क्रमांक, Z जो है वो परमाणु क्रमांक है, तो FCC में परमाणु क्रमांक कितना होता है 4। हम लोग फार्मूला यूज करेंगे सबसे पहले, रो बराबर फार्मूला क्या होता है Z इंटू M/A³ इंटू Na, ये फार्मूला होता है। रो के जगह मान क्या रखेंगे, रो के जगह 8.92 और बराबर Z के जगह 4 इंटू यम के जगह हमें पता नहीं, ज्ञात करनी है A³ को अंदर 3.608 इंटू 10 की घात -8 का क्यूब इंटू Na के मतलब 6.0222 इंटू 10 की घात 23, ये मान ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो यम बराबर हो जाएगा 8.92 इंटू 3. चलो काम करते हैं, इसका जो है हम लोग डायरेक्टली क्यूब निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका क्यूब निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए 3.608 ये तो है इंटू 3.608 इंटू 3.608 46.96। आगे और भी संख्याएं नहीं ले रहे हम लोग। 46.96 इंटू 10 की घात 24, ठीक, और ये प्लस का 23 और इंटू 6.022 बटे सबके बटे 4, ठीक है। 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हो गया कैंसिल। तो यम बराबर ये 2, इसका सबका गुणा कर लेते हैं हम लोग, है ना, सबका गुणा कर लेते हैं। 2.23 इंटू 46.96
96 इंटू 6.022, ठीक है। बस और कोई मान तो है नहीं, तो ये आ गया 630.62। कितना आ गया? 630.62। तो 630.62 इंटू 10 की घात, ये -1 बचेगा। इसको नीचे लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो आपके पास यम बराबर क्या आ जाएगा? 63.06 ग्राम। ये आंसर हो गया, ठीक। ये लगभग में आपके पास कंप्लीटली आंसर हो गया, लगभग, ठीक। अब दोस्तों एक काम करो फटाफट। अच्छा, मोल भी बाकी था क्या? मोल बाकी था, अवगाद्रो संख्या के लिए ग्राम मोल इनवर्स। ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करेंगे दूसरे का खा। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। उन्नयन का मतलब जानते हो? उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। हमने इससे प्रीवियस की वीडियो में पढ़ाया था, आपको अवनमन पढ़ाया था ना। अवनमन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अवनमन का मतलब होता है घटना, उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग क्या डालोगे इसमें? दूसरे का खा क्वथनांक से क्वथनांक उन्नयन। तो उत्तर दूसरे का खा आप लोग डालोगे क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन का मतलब क्या हो गया? क्वथनांक में वृद्धि। किसको? क्वथनांक वृद्धि का मतलब होता है यदि किसी विलायक में, अगर कोई विलायक हो उसमें अगर अवाष्पशील द्रव्य मिला दे, यदि कोई विलायक हो उसमें अगर हम लोग अवाष्पशील द्रव्य मिला दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसकी जो उन्नयन क्षमता है वो बढ़ जाती है। उन्नयन क्षमता मतलब उसे क्वथनांक जो है वो बढ़ जाती है, उसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहते हैं उसको? हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो इसको लिख देते हैं। देखो, यदि किसी विलायक में अवाष्पशील द्रव मिलाने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हेडिंग कहते हैं, जो है वही कहते हैं, ठीक। यही अगर अवनमन की बात पूछी जाए तो यदि किसी विलायक में अवाष्पशील द्रव्य मिलाने पर क्वथनांक में होने वाली कमी को क्वथनांक में अवनमन कहते हैं और होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्लियर हो गया ना? इसमें तो इसी में इन्होंने और भी पूछा है क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन एवं मोलर द्रव्यमान में संबंध, ये भी पूछ रहा है ये, ठीक। क्वथनांक उन्नयन को हम लोग डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट है ना। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, बी सफिक्स में होता है, ठीक। ये हो गया क्वथनांक उन्नयन। मोलर द्रव्यमान को हम लोग यम से दर्शाते हैं। मोलर द्रव्यमान को हम लोग किस दर्शाते हैं? यम से। इसके लिए फार्मूला क्या होता है जानते हैं आप लोग? संबंध यम बराबर के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू। के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। के बी क्या है? मोलर स्थिरांक 1000 और डब्लू स्मॉल डब्लू क्या है? ये भार है विलय का, ये विलायक का भार है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, यानी क्वथनांक का उन्नयन है। ये संबंध है। इसके बाद इन्होंने कहा है क्वेश्चन में दूसरे का गा में कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए।
निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। हमारे पास क्या क्या दिया गया है, हमारे पास सबसे पहले जो जो दिया गया है वही नोट कर लेते हैं। उत्तर 2 का ग। हमारे पास दिया गया है Mg, ये सॉलिड अवस्था में है, प्लस 2Ag पॉजिटिव, 0.00 फिर 0.1 मोलर। अब सांद्रता की घात हम यहीं से देख के लिखते हैं। रिएक्शन के बाद Mg 2 पॉजिटिव, इसके बाद 0.130 मोल प्लस 2Ag जो कि सॉलिड अवस्था में है। और ई सेल परिकलित कीजिए और ई नॉट सेल का मान हमारे पास दिया गया है। ई नॉट सेल का मान हमारे पास दिया गया है 3.17 वोल्ट। ठीक, सबसे पहले ई सेल का फार्मूला क्या होता है, ई सेल का फार्मूला लगा दो। तो कई बार बताया आपको हमने, ई सेल बराबर, तो ई सेल बराबर फार्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0, यहाँ पर हम लोग डिजिट याद रखना पड़ता है आपको, 0.0591 बटे n। ठीक, n या nf जो भी लिखोगे आप लोग, n से दर्शा रहे हैं हम लोग। लॉग लिखते हैं, लॉग में अभिकारक की सांद्रता लिखते हैं, लॉग में अभिकारक की सांद्रता, रिएक्शन के इधर वाले अभिकारक, रिएक्शन के इधर वाले उत्पाद। तो हम लोग किसकी सांद्रता लिखते हैं, अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता यहाँ पर Mg 2 पॉजिटिव है बटे Ag, बटे क्या लिखेंगे हम लोग, Ag। ठीक है, Ag पॉजिटिव। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग इसकी घात लिखते हैं, इसकी क्या लिखते हैं, घात। तो Mg की घात कितना लिखेंगे, 1। क्यों, Mg के गुणा में 1 है, Ag की गुणा में 2 है, तो इसकी घात हम लोग कितना लिखेंगे, इसकी घात लिखेंगे 2। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग ई सेल को ई सेल लिखेंगे। ई नॉट सेल का मान हमारे पास 3.17 माइनस 0.0591 बटे n का मतलब हो गया है संख्या। जो इसकी संख्या है, संख्या कितनी दी गई है आप लोग देख पा रहे हो। हमेशा हम लोग किसकी संख्या, अभिकारक की सांद्रता की घात पर ध्यान रखते हैं, उसकी कोटि देखते हैं। तो अभिक्रिया की अगर कोटि देखें तो कोटि 2 है, तो n का मान 2 ही लेंगे हम लोग। यहाँ पर n का मान कितना लेंगे, 2 ही लेंगे। यही दर्शाता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो अभिकारक की सांद्रता की घातों को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, तो इसकी कोटि 2 है, तो 2 ही लेंगे। लॉग Mg 2 पॉजिटिव का मान हमारे पास कितना दिया गया है, 0.130 बटे Ag 2 पॉजिटिव का मान हमारे पास 0.0001 इंटू 0.0001, क्योंकि इसकी घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे, है ना। इसकी घात 2 है तो हम लोग 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर ई सेल 3.17 माइनस, ये हो गया काटो 0, फिर 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 नीम 18 बचा 1, 2 पंचे 10, लगभग इतना ही। लॉग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ऊपर बढ़ाओगे तो ये हो गया 130 इंटू 10 की घात 8 बटे इसका दशमलव हटाओगे तो 1 2 3 3 0 नीचे बढ़ाओगे तो 10 की घात 3। ठीक, इससे माइनस कर लो 3 तो 10 की घात कितना बचेगा, 5। तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0295 लगभग है ये। और लॉग 13 इंटू ये हो गया 10 की घात 5 और 1 10 की घात 6। इसमें लॉग m इंटू n का फार्मूला लगाएंगे। इसमें 2 फार्मूले लगाएंगे हम लोग, लॉग m इंटू n जो कि फार्मूला था लॉग m प्लस लॉग n, और एक फार्मूला लगाएंगे लॉग m की घात n जो कि होता है n लॉग n। ठीक, m। अब देखो यहाँ पर ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0295। अब ये हो जाएगा लॉग 13। ठीक है, पहले लॉग 13 माइनस नहीं प्लस
6 आगे आ जाएगा 6 और इंटू log 10। log 10 का मान 1 होता है, तो ये जाएगा ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0295। log 13 का मान अभी निकाल के दे रहे हैं 6 इंटू 1। क्या log 13 का मान इसमें दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, log 13 का मान जो है हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। log 13 का मान कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। log 13 का मान समथिंग आएगा आपके पास 1.11 तो 1.11 लगभग, और ये आ जाएगा प्लस 6 इंटू 1 अर्थात 6.11 हो जाएगा ये। तो कंप्लीटली जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ कर गुणा करेंगे, इसको घटाएंगे, तो कंप्लीटली हमारे पास 2.96 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2.96 वोल्ट, और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आगे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्प्रेरण जानते हो, जो क्रिया की दर को बढ़ाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। इसके बाद अधिशोषण। अधिशोषण वह अभिक्रिया है जो हम लोग कहेंगे पृष्ठ रसायन, यानी पृष्ठों पर जो क्रिया होती है। जैसे मान लो कि ये आपके पास ये आपका अनसॉल्ड है, इसके ऊपर जो भी कलर किए गए ना, जो भी कलर किए गए, ये किसके कारण हुआ? अधिशोषण। ये कलर इसके अंदर तक तो नहीं पहुंचा, इसके ऊपरी हिस्से पर है, इसे कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या, तो व्याख्या आप लोग स्क्रीन पर देख लो, हमने लिख भी दिया दूसरे घा का व्याख्या, तो स्क्रीन पर देख लो। स्क्रीन पर आप लोगों ने देख लिया, इसमें आप लोगों ने देखा होगा। तो उत्प्रेरण, सबसे पहले उत्प्रेरण को हमने आपको बता दिया, जो क्रिया की दर को बढ़ा दे। और अधिशोषण यानी पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण। किस पर होने वाली क्रिया को? पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण। उत्प्रेरण बात में सिंपल भाषा में लोग लिख देना कि उत्प्रेरण क्या है? जो क्रिया की दर को बढ़ा दे। और अधिशोषण क्या है? जो किसी भी सतह पर होने वाली अभिक्रिया को अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है कि गैस के लिए और द्रव के लिए ये लागू नहीं हो पाता, ये अपूर्ण होता है। गैस के लिए, द्रव के लिए, ठोस के लिए तो ये लागू हो जाता है। जैसे आपका वैसे ये बुक ठोस है और ये अधिशोषण का सिद्धांत भी है, इसका पेंट। जैसे ये आपके पास जो बोर्ड है, इसमें जो माइका है, माइका में जो व्हाइट कलर है, ये भी आपका अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद दो तीसरे का नॉन स्टॉकियोमेट्रिक दोषों को सचित्र चित्रों की सहायता से समझाइए। तो आपके पास नॉन स्टॉकियोमेट्रिक दोष, इसकी प्रीवियस वीडियो में हमसे स्टॉकियोमेट्रिक दोष पूछा गया था। स्टॉकियोमेट्रिक दोषों के बारे में फिर से एक बार व्याख्या कर देते हैं। स्टॉकियोमेट्रिक दोष में हमने आपको पढ़ाया था कि इसमें आयनों का आयन जो होते हैं, धन आयन या ऋण आयन, अपने ही स्थान से किसी दूसरे स्थान पर, यानी कोई पदार्थ हो उसमें दोनों आयन होते हैं, चाहे धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, वो उसी पदार्थ से, मान लो कि एक पदार्थ है, इसी पदार्थ में धन आयन भी है, ऋण आयन भी है, वो इसी पदार्थ के अंदर ही दोनों रहेंगे और अपना स्थान चेंज कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। तो इसे हम लोग क्या कहते थे? स्टॉकियोमेट्रिक दोष। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसके द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आयतन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, घनत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी प्रकार नॉन स्टॉकियोमेट्रिक दोष क्या है? देखो, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक दोष क्या है कि दो या दो से अधिक धात्विक आयन जो होते हैं, दो या दो से अधिक धात्विक आयन, स्क्रीन पर देख लो, इसका आंसर देख लो, देख लिया ना। तो देखो सबको तीसरे का तो उत्तर तीसरे का बाद में आपको आंसर तो दिखा दिया गया है। जैसे मान लो इसमें धन आयन और ऋण आयन क्रम होता है, धन आयन ऋण आयन, ठीक, धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन, यहाँ पे होना चाहिए 3 धनायन, फिर धनायन ले लो, फिर ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन, धन आयन, ये क्रम है। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कि यहां से ये धन आयन हटकर, मान लो ये धन आयन हटकर यहां से खाली हो गया, ये धन आयन हटकर यहां पर धन आयन आ गया, और ये ऋण आयन हटकर यहां से ऋण आयन आ गया। तो इसका क्रम एक सीध में हो, ठीक, ऐसे।
तो धनायन और ऋणायन दोनों घटना, या तो धनायन घटना या तो ऋणायन घटना, उसे हम लोग क्या कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। तो जैसे धनायन का अपने स्थान पर हटकर किसी अन्य स्थान पर जाकर अन्य स्थान पर जाना, अन्य स्थान पर, तो धनायन ऋणायन धनायन धनायन इन चारों के बीच में जाना, इन चारों के। स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या है कि धनायन हटकर हो सकता है कि यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में क्या होता है कि एक सीध में नहीं आएंगे, वो किसी अलग लाइन में आएंगे। जैसे मान लो कि इन दोनों का धनायन ऋणायन क्रम है तो इसके बीच में धनायन आ जाएंगे, ये धनायन ऋणायन क्रम है तो इसके बीच में ऋणायन आ जाएंगे। या तो फिर ऐसा भी होगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पर धनायन है और यहाँ पर धनायन है, ठीक है, यहाँ पर ऋणायन है, तो ये धनायन हटकर यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर कितने धनायन हो जाएंगे, 2 धनायन। ये ऋणायन यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएंगे, 2 ऋणायन। इन हटेगा एक चीज, इसे कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। ठीक, अब इतने का दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का खा, हाबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण की विधि लिखी है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे यहाँ पर, तीसरे का का, उत्तर तीसरे का खा। हाबर का हो या हैबर करो, बात एक ही है। हाँ, तो हैबर प्रक्रम विधि द्वारा किसका निर्माण करेंगे हम लोग, अमोनिया का निर्माण, ही तो है। अमोनिया निर्माण की विधि लिखी है, लिखना है, इसका चित्र वगैरह तो बनाना ही नहीं है। इसकी प्रीवियस वीडियो में चित्र बना के भी आपको समझाया था हमने। तो सबसे पहले जो हैबर प्रक्रम विधि से हम लोग अमोनिया का निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, N2 लेते हैं और H2 लेते हैं। इसको हम लोग 200 वायुमंडलीय दाब की सहायता से अंदर की ओर, कम प्रेशर की सहायता से अंदर की ओर प्रवाहित करते हैं। हम लोग उत्प्रेरक कक्ष में कौन सा उत्प्रेरक कक्ष लेते हैं, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक कक्ष लेते हैं। ठीक, इसके बाद ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, अमोनिया। तो NH3, N 2 बार है, 2 का गुणा कर लो, H 6 बार हो गया, 3 का गुणा कर लो, ये कंप्लीट हो गया ना। सबसे पहले इसकी विधि बता देते हैं, आपको याद होना चाहिए। बाद में विधि तो आपको देखो स्क्रीन पर दिखा दिया जा रहा है, इसको देख लो, और बाद में की विधि आपको बता देते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 200 वायुमंडलीय दाब की सहायता से हम लोग कंप्रेसर प्रेशर की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। वहां पर मोलिब्डेनम वर्धक होता है जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है, मोलिब्डेनम वर्धक। ठीक है, सिंपल तरीके से डायरेक्टली चित्र से बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, N2 और प्लस H2 को हम लोग भेजते हैं कहाँ, हम लोग, ये चित्र मत बनाना, हम ऐसे आपको बता रहे हैं। ठीक है, चित्र वही बनाना जो प्रीवियस वीडियो में बताया था हमने। मोलिब्डेनम कक्ष में भेजते हैं, इसको हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक, यानी उत्प्रेरक कक्ष। इसमें कौन होता है, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक होता है। मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का कार्य करता है जो क्रिया की दर को बढ़ाता है। यहाँ पर लोहे की चूर डाल देते हैं हम लोग, क्या डाल देते हैं, लोहे की चूर डाल देते हैं। उसकी सहायता से यहाँ पर N2 और H2 तो यहाँ पर प्रभावित हो ही गया है। ठीक, इसमें प्रभावित हो ही गया है। और यहाँ पर हम लोग इसको फिर कहाँ भेजते हैं, संघनित्र कक्ष में। कहाँ भेजते हैं, संघनित्र कक्ष में। संघनित्र का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, संघनित्र कक्ष में भेजते हैं। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, NH3, वो भी कौन सा NH3, द्रव NH3। और यहाँ से वाटर से रिएक्शन करते हैं, जल से रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पर पुनः चक्रण कर क्रिया विधि द्वारा भी इसको हम लोग प्राप्त कर रखते हैं। यही इसका मेथड है जो हमने समझाया है, बस यही आपको इसमें लिखना है। सबसे पहले N2H2 को 200 वायुमंडल दाब की सतह से उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। वहां पर मोलिब्डेनम वर्धक उत्प्रेरक होता है, और वहां से उसमें लोहे की छीलन डाल देते हैं। उसकी क्रिया के दौरान ये दोनों, ये उत्प्रेरक आकार है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि N2H2 को लगभग 10 से 15% अमोनिया तो बन ही जाता है। यहाँ पर लगभग 10 से 15% अमोनिया यहाँ पे बन जाता है। उसी अमोनिया को संघनित कक्ष में भेजते हैं। संघनित का काम होता है उसको द्रव बनाना। संघनित कक्ष में हम लोगों को NH3 प्राप्त होता है, और वाटर डाल देते हैं तो द्रव NH3 हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। और ये क्रिया पूर्ण कभी क्रिया मतलब दोबारा भी कर सकते हैं इसको। फिर से हम लोग N2H2 से NH3 और NH3 से N2H2 प्राप्त कर सकते हैं। तो बार बार एक क्रिया होती रहती है, यही विधि है, यही आपको लिखना है। और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया गया है, वो लिख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा, उपसय संयोजन संख्या को उदाहरण की सहायता से समझाइए। उपसय संयोजन, तो आप लोग लिखना है उत्तर तीसरे का गा। हेडिंग क्या डालोगे,
उप सह संयोजन संख्या। ना याद नहीं रखना है, सिंपल तरीके से आपको बताते हैं, एग्जाम्पल के तरीके से सिंपल भाषा में बताते हैं, वो याद रख लो। जैसे हमने ले लिया, ये हो गया गुरु कोष्टक CONH3 का होल 6, ठीक, बाहर Cl, बाहर से कोई मतलब नहीं, बाहर कौन है कौन नहीं है। CO इसे कहेंगे केंद्रीय दाता परमाणु या धातु परमाणु, और इसे कहेंगे लिगेंड। तो इसके साथ ये कौन सा उपसय संयोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है इसे, ये, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। यहाँ पर ये इस प्रकार से ये किसकी सहायता से जुड़ा होता है, उपसय संयोजन बंध की सहायता से जुड़ा होता है। तो केंद्र धातु परमाणु लिगेंड के साथ जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उस बंध को उपसय संयोजन बंध और उनकी संख्या को उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। फिर से एक बार, केंद्रीय धातु परमाणु, स्क्रीन पर देख लो इसका आंसर, तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखिए। केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उस बंध को उपसय संयोजन बंध कहते हैं। उस उपसय संयोजन बंधों की संख्या को उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 6 उपसय संयोजन संख्या है, ठीक। अब देखो, प्रोटीनों के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। प्रोटीनों के विकृतीकरण, तो देखो प्रोटीनों की विकृतीकरण, हेडिंग तीसरे का घ, हेडिंग लिखोगे उत्तर तीसरे का घ, लिखोगे प्रोटीनों के विकृतीकरण, प्रोटीनों के विकृतीकरण। पहले इसका आंसर स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीन पे दिखा देते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। आंसर को अपनी स्क्रीन पे देखा ना, तो देखो आपको पता है कि प्रोटीन के विकृतीकरण क्या है। तो प्रोटीन ये प्रकाश के साथ भी अभिक्रिया करती है, आपको पता है। इसके बाद कोलाइड यानी प्रकाश क्रियाशील भी होती है, कोलाइड भी होती है। यानी प्रोटीन एक प्रकार का कोलाइडी पदार्थ है, हम लोग कह सकते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रोटीन, जैसे हमारा ब्लड भी कोलाइडी पदार्थ है, प्रोटीन भी उसी प्रकार एक कोलाइडी पदार्थ है। क्या होता है कि जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है, तो प्रोटीन को जब भी गर्म करते हैं ना, तो गर्म, अच्छा किसी पदार्थ को गर्म करो, हमने अभी तक केमिस्ट्री में पढ़ा है, किसी पदार्थ को गर्म करो अपने अणुओं में टूटेगा जरूर, जिससे बना है उसमें टूटेगा जरूर। तो जब प्रोटीन को गर्म करते हैं तो वो स्कंदित हो जाता है। स्कंदित का मतलब होता है अवक्षेपित हो जाता है, वो अवक्षेपित का मतलब होता है वो बैठ जाता है। और जब इसके साथ अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो इसे कहते हैं विकृतीकरण। मजा आया ना। प्रोटीनों के विकृतीकरण किसे कहते हैं? प्रोटीन एक कोलाइडी पदार्थ है, जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है तो ये अवक्षेपित हो जाता है। जब इसमें अम्ल या क्षार कोई एक मिलाया जाता है तो उससे बनने वाली आकृति को विकृतीकरण कहते हैं। उससे बनने वाली आकृति को विकृतीकरण कहते हैं। जैसे क्या होता है कि सर्दियों में एक पन्नी का कोई बढ़िया आकार है, उस पन्नी को आग में डाल दो और डालते कुछ आकृति बन जाएगी, उस आकृति को विकृति कहते हैं। उस आकृति को विकृति कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथे का में क्या कह रहा है आपसे। CuSO4 बिलियन, CuSO4 बिलियन को 1 एम्पियर की धारा, फिजिक्स आ गया, 1 एम्पियर की धारा को हम लोग किस लिखेंगे? आई से लिखेंगे। ठीक, 900 सेकेंड तक, 900 सेकेंड किस लिखेंगे हम लोग? टी से लिखेंगे। और अवघटित किया था कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए, इसको हम लोग यम से लिखेंगे। उत्तर नंबर हम लोग लिखेंगे चौथे का उत्तर चौथे का। देखो हमारे पास क्या क्या मान दिया गया है, पहले उसको लिख लेते हैं। Cu का मान दिया गया है 63। ठीक, Cu का मान क्या दिया गया है? 63।
Cu का मान दिया गया है 63। इसके बाद T का मान दिया गया है 900 सेकेंड। T का मान हमारे पास 900 सेकेंड। और 1 एम्पियर की धारा, I का मान है 1 एम्पियर। ठीक है, I का मान क्या है? 1 एम्पियर की धारा। अब देखो यहां पर हमसे पूछा कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो कॉपर के द्रव्यमान, तो कॉपर का द्रव्यमान CuM, ये m द्रव्यमान है, हाँ, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज का ध्यान रखना, इसमें फार्मूला में जानते हो Q बराबर I इंटू टी। क्या होता है? Q बराबर I इंटू टी। तो Q बराबर आपके पास I का मान 1, T का मान आपके पास 900, अर्थात ये जाएगा 900 कूलम। ठीक, अब हम लोग द्रव्यमान निकालना है। किसका द्रव्यमान? कॉपर का द्रव्यमान। तो हम लोग Cu अब m। अब इसका द्रव्यमान का फार्मूला आपको बता देते हैं। द्रव्यमान, किसी का भी द्रव्यमान निकालोगे ना, द्रव्यमान जब निकालोगे तो उसका भार स्मॉल w, उसका भार इंटू, आप लोग क्या करोगे? उसका भार इंटू Q बटे 2F। क्या हो जाएगा? 2F। ये फैराड है, हाँ। Cum कॉपर का द्रव्यमान, स्मॉल w का मान आपके पास 63 इंटू Q का मान आपके पास है 900 बटे 2 इंटू F का मान जानते हो 965 ये F का मान होता है। 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो गया। कोई कैंसिल होने वाला है क्या? Cum, एक काम करो गुणा कर लो, 9 3 27 बचा 2, 9 6 54, 55 56। फिर से एक बार 9 27 बचा 2, 9 6 54 और 2 56 बचे बटे 2 5 10 बचा 1, 6 2 12 13 बचा 1, 9 18 और 1 19। अब आप लोग क्या करोगे? 1930 का भाग लगा देना। 1930 का जब भाग लगा दो 0.294 आ जाएगा, 0.294 ग्राम। आंसर, यही आंसर कर लेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर है चौथे का खा में लिखा है टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति पर टिप्पणी लिखी है। तो देखो उत्तर नंबर चौथे का खा। नंबर 1 आप लोग किस पर टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखोगे? नंबर 2 पर आप लोग ब्राउनी गति पर टिप्पणी लिखोगे। ठीक है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल जी ने किया था। स्क्रीन पर पहले आंसर भी देख लो, हाँ, देखिए ना, टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल जी ने की थी। और टिंडल प्रभाव किससे कहते हैं? जैसे कोई बंद कमरा हो, जैसे बंद कमरे में कोई एक छेद हो, एक वर्णित छेद हो, उससे जो प्रकाश आता है वो हमें एक किरण पुंज के रूप में दिखाई देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। इसको हम लोग पानी में भी देख सकते हैं। अगर पानी में अगर हम लोग गोंद वगैरह डाल दे जो हम लोग ले जिसे नहीं काबे की पन्ने वगैरह पेज चिपकाते हैं, उससे भी इसका प्रयोग देख सकते हैं। अब ब्राउनी गति किसे कहते हैं जानते हो? जैसे ब्राउनी गति है टिंडल प्रभाव में, टिंडल प्रभाव नहीं, इसको हम लोग कहेंगे कोलाइडी कणों की, यानी कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को, कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को इस प्रकार से यानी कोलाइडी कणों के टेढ़ी मेढ़ी गति को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनी गति या जिगजैग गति। अब दोस्तों इतने का आप लोग शॉर्ट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथे का गैब्रियल थैलीमैट संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखी है। तो गैब्रियल थैलीमैट संश्लेषण की विधि, गैब्रियल का फार्मूला आपके पास क्या होता है? गैब्रियल थैलीमैट का फार्मूला ये होता है बेंजीन रिंग और COCONH, ये गैब्रियल थैलीमैट का फार्मूला है। इसकी विधि क्या है? थैलेमाइड की क्रिया, यानी गैब्रियल थैलेमाइड है, थैलेमाइड की क्रिया क्षारीय माध्यम में एल्किल हाइलाइड से अगर हम लोग करते हैं तो हमें प्राथमिक यानी 1 डिग्री मतलब प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। हमें कितने डिग्री एमीन? प्राथमिक एमीन। इसका रिएक्शन हमने कैसे कराया? ये थैलेमाइड का फार्मूला ही है KOH के साथ जब कराया। जब हमने KOH के साथ कराया तो आपको पता है कि KOH का बंध यहाँ से टूटेगा, तो KOH का जब बंध टूटेगा तो KOH इसके स्थान पर आके क्रिया करेगा ना, है कि नहीं?
इसके स्थान पर, और ये H और ये OH मिलकर H2O बनेगा, H2O निकलेगा यहाँ से, H2O निकल जाएगा। तो वही अभी क्या दोबारा लिख के यहाँ पे K लिख देंगे। अब एल्किल हाइलाइट से करेंगे हम लोग। एल्किल हाइलाइट का फार्मूला क्या होता है, RX एल्किल हाइलाइट से करते हैं। जब एल्किल हाइलाइट करेंगे तो आपको पता है कि यहां पर आकर कौन जुड़ेगा, यहां पर धन आयन है, अगर जोड़ोगे तो KX, K के साथ X जाके मिलेगा ना, तो KX बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास, KX बनेगा, और N और R मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NR, ठीक। यहाँ पर तो ये से हम लोग कहेंगे 1 डिग्री प्राथमिक एमीन ना, तो 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री हमें क्या मिलेगा, एमीन, ये एमीन है, NR का मतलब क्या हो गया, एमीन, तो 1 डिग्री एमीन मिलता है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर चौथे का घा, ग्लूकोज की निम्नलिखित से क्रिया बताओ, ब्रोमीन जल से और सांद्र HNO3। ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग जानते हो ना, C6H12O6, तो उसी का फैक्टर करके हमने इसको ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा आता है ग्लूकोज को, CH2OH, क्योंकि जब भी इसका संरचना सूत्र पढ़ाया था हमने ऐसे पढ़ाया था आपको, CH2OH CHOH का होल फॉर CHO, इसके नवजात ऑक्सीजन के साथ ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करते हैं तो CH2OH, ये तो सारा का सारा यहाँ तक वही बनता है, C लिखोगे आप लोग यहाँ पर, ये O और ये O और ये H, तो COOH बन जाएगा। यहाँ पे ग्लूकोज का फार्मूला है, सांद्र HNO3 की क्रिया करोगे तो ये आपके पास 3 O है, तो ध्यान रखना कि इसका C 2 O यहाँ आके जुड़ेगा और ये C के साथ 1 O यहाँ पे आके जुड़ेगा, तो COOH प्लस H2O बनेगा, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है, यही उन्होंने पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का हिमांक अवनमन की व्याख्या कीजिए, हिमांक अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध लिखिए। तो 5 में का आप लोग उत्तर 5 में का, तो 5 में का में हिमांक अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी, और हिमांक का मतलब क्या होता है, जमना, यानी किसी अवाष्पशील ही मिलाते हैं, विलायक में मिलाते थे हम लोग, उसमें मिलाए थे अभी, तो किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट को किसी विलायक में अगर घोलेंगे, किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट, अपघट किसे कहते हैं, नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन नहीं होना चाहिए, किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट को घोलने पर अगर उसकी हिमांक में कमी होती है तो उसे हिमांक में अवनमन, अगर वृद्धि होती है तो हिमांक में उन्नयन, ठीक, तो इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो किसी अवाष्पशील द्रव में विद्युत अनवघट घोलने पर उसकी हिमांक में अगर कमी होती है तो इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इन्होंने कहा है हिमांक अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध लिखिए। देखो संबंध देखो, संबंध आप लोग लिखोगे m बराबर, क्या लिखोगे, m का मतलब द्रव्यमान, m बराबर 1000 इंटू kf, ये क्या हो गया, यह स्थिरांक है, किसका स्थिरांक है, हिमांक में स्थिरांक, हिमांक स्थिरांक है, इंटू क्या लिखोगे आप लोग, स्मॉल w बटे डेल्टा TF, जैसे TB लिखते हैं, TB लिखा था हम लोगों ने, TB हिमांक अवनमन के लिए, तो ये हिमांक स्थिरांक, ये हिमांक अवनमन, और इंटू कैपिटल W मतलब विलायक का भार, तो m बराबर फार्मूला क्योंकि 1000 इंटू KF, हिमांक स्थिरांक, विलेय का भार, हिमांक अवनमन और विलायक का भार, ये संबंध हो गया। इसके बाद दो क्वेश्चन नंबर 5 का खा, 5 खा में कह रहा है अंतः प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक, तो आप लोग 5 में का खा, तो लिखोगे उत्तर 5 का खा, उत्तर 5 का खा, प्रथम कोटि के लिए व्यंजक, दो प्रथम कोटि के लिए व्यंजक, प्रथम कोटि किसे कहते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इधर वाले को हम लोग कहते हैं रिएक्शन रिडक्शन, और इधर वाले को कहते हैं प्रोडक्ट। मान लो कि समय, यहां पर समय अभी कुछ नहीं है, कुछ भी लगा नहीं है, इसकी जो सांद्रता है A है, तो इसकी सांद्रता कुछ बना ही नहीं, प्रोडक्ट, समय बराबर T, कोई ना कोई समय लगा तो इसकी सांद्रता में कमी आई तो इसकी सांद्रता में वृद्धि आई, जितनी इसकी सांद्रता में कमी आएगी इसकी सांद्रता में उतनी ही वृद्धि आएगी। और ये किस पर निर्भर होते हैं, अभिकारक के वेग पर। सांद्रता किस पर निर्भर होते हैं, अभिकारक के वेग पर। अब अभिकारक के वेग को हम लोग किससे लिखते हैं, dx बटे dt, अनुक्रमानुपाती।
अभिकारक के सांद्रता, अभिकारक कौन है? आर है। आर क्या है? अभिकारक। इधर वालों को अभिकारक कहते हैं, इधर वालों को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया का जो वेग हो किस पर निर्भर होते हैं? अभिकारक की सांद्रता के घातों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभिकारक कौन है हमारे पास? आर है। इसकी घात अभी बाद में, कौन सी कोटि? प्रथम कोटि है तो घात 1। तो dx बटे dt बराबर ये हो जाएगा k, और r की घात r, तो k r हो गया। क्या हो गया? k r। ठीक, ये बटे में है, इसके गुणा में पहुंच जाएगा। तो dx बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? k r dt। कभी भी अगर d हो तो हमेशा दोनों पक्षों का हम लोग क्या करते हैं? समाकलन। क्या करते हैं? समाकलन। ये समाकलन करने से पहले एक चीज और लिखेंगे, dx बराबर ये जो k है, k लिखेंगे। r का मान क्या है? a माइनस एक्स, समय t बराबर t पर a माइनस एक्स और dt, ये इसके बटे में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? dx बटे a माइनस एक्स बराबर k dt। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जब भी d होता है तो समाकलन करते हैं। समाकलन के कुछ फार्मूलेज वगैरह है, उसको देख लो। 1dx का फार्मूला होता है x, और 1/x dx का फार्मूला होता है log x। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले समझना कि यही होता ही है। ये 1/x का रूप है तो माइनस log a माइनस x, क्योंकि ये माइनस x है इसलिए माइनस लगा दिया हमने। और ये हो जाएगा k 1dt का होता है t, तो kt समाकलन कॉन्स्टेंट्स c, समाकलन कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएगा? c। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, c का मान निकालेंगे हम लोग। तो c का मान के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे कंडीशन पहले x बराबर 0 और t बराबर 0 ले लेंगे। तो x बराबर 0 पर और t बराबर 0 पर निकालेंगे हम लोग, क्योंकि पहले प्रारंभिक अवस्था में कोई काम नहीं हुआ था ना यहाँ पर। उस कंडीशन में x का मान 0 था, t का मान भी 0 था उस कंडीशन में। तो माइनस का ये हो जाएगा log a माइनस 0, x की जगह 0 बराबर एक k इंटू 0 प्लस सी, अर्थात c बराबर क्या कहोगे? c बराबर माइनस का log a। ठीक है, इसको डाल दो समीकरण 1, और समीकरण 1 में इसका मान रख दो। जब समीकरण 1 में मान रखोगे तो माइनस का log a माइनस x बराबर kt, को kt लिखोगे, माइनस c की जगह लिखोगे माइनस log a, माइनस log a। इसको इधर पक्षांतर कर दो तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log a माइनस log a माइनस x बराबर kt। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर एक फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, log m इंटू n, जो कि फार्मूला होता है log m प्लस log n। जब कभी भी दो log नहीं, m इंटू m नहीं, m बटे n, जब कभी भी दो log प्लस में हो तो गुणा करोगे और माइनस में हो तो भाग करोगे। दोनों माइनस में है तो इसको भाग कर देंगे। तो ये आ जाएगा kt बराबर log a बटे a माइनस x, ये t इसके बटे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जब t बटे में आ जाएगा तो k तो समाकलन, ये तो स्थिरांक है हमारे पास, तो 1 बटे t log a माइनस a बटे a माइनस x। ये प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया हो गया। इसको अगर हम लोग बेस 10 के रूप में लिखेंगे तो हम लोग बेस 10 के रूप में कैसे लिखेंगे? जब इसको log को ये बेस 10 के रूप में लिखते हैं तो ध्यान रखना कि log को कभी भी अगर बेस 10 के रूप में लिखोगे, ये बेस e के रूप में है ना, बेस 10 के रूप में लिखोगे तो 303 बटे t log बेस 10 a बटे a माइनस x, ऐसे लिखोगे अगर बेस 10 के रूप में लिखोगे। यही क्या हो गया दोस्तों? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। किसके लिए अभिक्रिया वेग स्थिरांक? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। इसका मात्रक क्या लिखोगे? समय, समय का मात्रक सेकेंड इनवर्स, तो मात्रक क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। अब दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5वें का कहाँ तक खत्म किया है? 5वें का खा तक खत्म किया है। अब जो 5वें का गा से लेकर कंप्लीटली क्वेश्चन जो है हम लोग पार्ट 2 में खत्म करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते रहिए हर एक सेट में।